होता क्यों है? क्या आपकी कोई हैबिट्स इस तरह की हैं? हेयर ड्रेसर्स में ये कॉमन होता है बिकॉज दे अप्लाई डाई टू मोर देन 10-20% अ डे। अच्छा, डाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? कि किसी खुद डाई लगाने से भी होता है? इसमें जो पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता है मोस्टली वो पेशाब में खून आना। कोई अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कैसे, कितनी देर में अपने डॉक्टर तक पहुंच जाना चाहिए उनको? तो खाने के रास्ते अगर खून आ रहा है तो वो आपको हो सकता है कोई आंखों की इन्फेक्शन की वजह से आ रहा हो या किसी हेमोरॉइड्स की वजह से आ रहा हो, लेकिन पेशाब में खून आना एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल ही अनयूजुअल है। कौन सी जगह ऑथेंटिक है जहाँ पे हम कहेंगे जी हाँ ये इन जगहों से भी आप करवाया जाए तो यू कैन गेट 100% डायग्नोज? 3:1 3:1 इज द रेशो कि 3 मर्दों में होता है तो 1 फीमेल में होता है। तो बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन एक चीज होती है, वो होगी तो कैंसर बनेगा। मरीज को एडवाइस करते हैं कि आप कैमरे वाला ऑपरेशन जिसको हम सिस्टोस्कोपी एंड प्रोसीड या ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर TURBT कहते हैं, वो एडवाइस करते हैं। साइकोलॉजिकली किस तरह आप ट्रीट करते हैं लोगों को? अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई कोई के नए एपिसोड के साथ मेरे साथ डॉक्टर वजाहत और डॉक्टर आसिफ मौजूद हैं। हम आपसे डिस्कशन करते हैं डिफरेंट बीमारियों के बारे में और हम उनकी जो सिम्टम्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स हैं और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनके ऊपर बात की जाती है। हमने जिस तरह डॉक्टर आसिफ हमारे साथ अपने एपिसोड्स में आना शुरू हो चुके हैं तो हम इनके लिए जरूरत इंपॉर्टेंट ये है कि बीइंग अ स्पेशलिस्ट जो चीजें मैं और डॉक्टर वजाहत आपस में बात कर रहे होते थे, अब डॉक्टर आसिफ उनको जरा थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड वे में आप सब ऑडियंस को बता देते हैं कि जी ये क्या बीमारी है और इसको सर्जिकली कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सो हमारी आज की जो बीमारी है जी, या जो डिजीज जिसको हम कह सकते हैं या एलिमेंट की बात की जाए तो वो ब्लैडर कैंसर है। एक ऐसा लफ्ज है कैंसर जिसको कोई भी सुनता है तो एक जिंदगी खत्म होने का एहसास होना शुरू हो जाता है और एक आधी चीज सिर्फ सुन के खत्म हो जाती है जिंदगी, और उसके बाद अपने आप को कितना मोटिवेट रखना पड़ता है और किस तरीके से इससे लड़ना पड़ता है, ये हम बात करते हैं डॉक्टर आसिफ से। डॉक्टर आसिफ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, उम्मीद कि आप भी ठीक से हों। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, असल में ये बीमारी है क्या और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कहां से सर ये शुरू कहां से होती है? अच्छा, ब्लैडर कैंसर या मसाने की रसोली, इसको उर्दू में हम अगर एलोबरेट करें तो ये मसाने की रसोली इसको कहते हैं। इसमें जो पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता है मोस्टली वो पेशाब में खून आना, ठीक, या इसको हम हेमिचूरिया कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और ये ज़्यादातर मरीजों में बगैर दर्द की होती है। जब भी पेशेंट में बगैर दर्द के खून आए पेशाब में तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। तो हम पेशेंट जब इस तरह के आते हैं या इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा तो उस सूरत हाल में आप किसी मुआलिज को ज़रूर दिखाएं। ठीक है, अगर कोई स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट मिल जाता है तो उनको ज़रूर विजिट करें, अदरवाइज किसी भी मुआलिज को एक दफ़ा दिखा लें कि वो आपका बेसिक वर्कअप करा के किसी को रेफ़र कर सके आपको। ठीक। दूसरी जो अलामात होती हैं उसमें पेशाब का बार बार आना ये हो सकता है। समटाइम्स इस बीमारी अगर एडवांस स्टेज में चली जाए तो उसमें पेशाब का बंद होना शामिल है, गुर्दों में दर्द होना शामिल है और ज़्यादा फैल जाए तो वो मज़ीद ख़तरनाक तरीके से भी बिहेव कर सकती है। चूँकि कोई भी कैंसर हो तो उसमें 2-3 चीज़ें या सिम्टम्स बड़ी कॉमन होती हैं। उसमें बॉडी पेन्स या लेथार्जी, कमज़ोरी महसूस करना, भूख का ना लगना या फिर वज़न का कम हो जाना शामिल है। ठीक। तो जो शुरू हम बताते हैं वो है कि पेशाब में खून आए तो पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए गुर्दे की नाली, मसाना या गदूद, इनमें से कहीं पे भी खुदा न ख्वास्ता कैंसर हो सकता है। अच्छा सर, एक थोड़ा सा मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि ये जो हम हेमाचूरिया की बात कर रहे हैं, पेशाब में खून आने की बात कर रहे हैं, ये मिक्स्ड विद यूरिन आएगा या सिर्फ खून आएगा या क्लॉट्स आएंगे, कोई इसमें डिफरेंशिएशन है? जब भी पेशाब में खून आता है तो मरीज को समझाने के लिए हम जब तशखीस की तरफ जाते हैं तो 2-4 सवाल ज़रूर पूछते हैं। ये खून आने का सिर्फ कैंसर नहीं होता, पथरी में भी खून आ सकता है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो उसमें भी खून आ सकता है। तो हमें ये जो मैंने कहा था कि पेनलेस या बगैर दर्द के खून आए वो ज़्यादा अलार्मिंग होता है और साथ में पेशाब का बार बार होना। फिर हम मरीज से पूछते हैं कि ये मिक्स होता है, ज्यादातर मिक्स, ठीक है, पेशाब में मिक्स होता है या मुझे रेड कलर का यूरिन पास हो रहा है।
दूसरी जो कंप्लेन हो सकती है कि मुझे डॉक्टर साहब खून के लोथड़े आ रहे हैं या क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। बट सब नॉर्मली इस तरह की चीजें कितनी देर के बाद तक लोगों तक पहुंचती हैं? लोग अपने तक ही कोई ना कोई इसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन कब तक हमारे कोई अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कैसे कितनी देर में अपने डॉक्टर तक पहुंच जाना चाहिए उनको? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की हसीब साहब। देखिए, इस तरह है कि हमने जब अपना पाइल्स का एपिसोड किया था तो उसके अंदर हमने ये चीज बताई थी कि लोग बहुत अरसे से चल रहे होते हैं इस बीमारी को लेके। अब जो पखाने के रास्ते खून आना है वो एक ऐसी चीज है कि एक दफा आया आपको और उसके बाद आप ठीक हो गए तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, और उसके बाद उसमें अगर आप कुछ थोड़ी देर भी कर दें तो चीजें उस लेवल तक नहीं जाती। लेकिन पेशाब में खून आना एक बिल्कुल ही अननेचुरल चीज है, बहुत अननेचुरल चीज है। अब देखिए, पखाने के रास्ते अगर खून आ रहा है तो वो आपको हो सकता है कोई आंतों की इन्फेक्शन की वजह से आ रहा हो या किसी हेमोरॉइड्स की वजह से आ रहा हो, जो कि एक ऐसी चीज है जो शायद किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में सारों ने एक्सपीरियंस की होती है थोड़ी बहुत। ठीक है। लेकिन पेशाब में खून आना एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल ही अनयूजुअल है। तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे ही कोई इस तरह की अलामत जाहिर हो, आपको फौरन यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी सर अगर हकीमों की बात की जाए या बाकी लोगों के साथ आए तो जो इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं वो किस तरीके से ठीक कर रहे होते हैं? चूंकि जब भी पेशाब का, और जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था मर्दाना कमजोरी का, तो इन अलामात के लिए मरीज हकीम की तरफ ज़्यादा सोचते हैं। शुक्र है अब के लिटरेसी रेट बड़ा, हमारी जो सोशल मीडिया की तरफ से कैंपेन्स मुख्तलिफ चलती है, तो आगाही जब बढ़ी है तो उसमें ये भी आया है कि हम मुस्तनद किसी डॉक्टर के पास जाएं। हाउएवर हिकमत में इसका कोई इस तरह से इलाज नहीं है, क्योंकि हमें अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है, हमें पेशाब के टेस्ट चाहिए होते हैं स्पेसिफिक, और समटाइम्स इससे बढ़कर सीटी स्कैन और एमआरआई भी चाहिए होता है। तो ये जब इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस के लिए चाहिए तो हकीम मेरा ख्याल है इतने इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते, तो इसीलिए भी जरूरी है कि इस तरह। अच्छा, आपने सर बहुत सी बात की कि जी हमें ये टेस्ट करवाने होते हैं। टेस्ट कितने ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके इस डिसीजन को? और बहुत सी जगहों पे होता है नॉर्मली कि जी इस जगह से टेस्ट करवाया जाए, इस जगह से ना कराया जाए, इसके इतने % प्लस माइनस आप कर सकते हैं, एज डॉक्टर्स आपको पता होता है। तो क्या कौन सी चीजें, कौन सी जगह ऑथेंटिक है जहां पे हम कहेंगे जी हाँ ये इन जगहों से भी आप करवाया जाए तो यू कैन गेट 100% डायग्नोज? हसीब साहब, जो पेशाब का सादा टेस्ट है ये तो आजकल हर लैब में हो सकता है, और इसके रिजल्ट्स भी कमोबेश 98-99% अच्छे होते हैं तकरीबन हर लैब में, जो मुस्तनद लैब्स हैं। उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अल्ट्रासाउंड के लिए हम जरूर कहते हैं कि जब भी आप कभी भी मसाने का, गुर्दे का, पथरी का देखना हो तो फिर हम सिर्फ मरीज को ये एजुकेट करते हैं, तो उसके लिए आप पेशाब रोक के जाएं। अच्छा, ठीक। 2-3 घंटे पहले पेशाब, जितनी देर पहले पेशाब रोक सकते हैं, या उस वक्त अल्ट्रासाउंड कराएं जब आपको पेशाब की हाजत हो रही हो, ठीक, तो फिर उसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। किसी भी अच्छे मुस्तनद रेडियोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड कराएं, और ये बीमारी 95% तक अल्ट्रासाउंड में पिक हो जाती है। ठीक। जो आपने बात की, और जिस तरह आसिफ साहब अल्ट्रासाउंड की बात करें, एक छोटी सी चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि स्पेशली जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाएं तो आपको ये देखना जरूरी है कि जो अल्ट्रासाउंड करने वाला बंदा है क्या वो प्रॉपरली ट्रेंड है या नहीं, या उसकी जो तालीम है क्या वो उसने रेडियोलॉजी की प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल की हुई है कि नहीं। मेरे साथ अभी रिसेंटली एक दिन पहले एक इसी तरह का वाकया पेश आया कि एक खातून मेरे पास आई किसी टांग की स्वेलिंग के साथ, और उनको मैंने अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया। अब वो जिस जगह से अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया, जब वो रिपोर्ट मैंने देखी तो जो करने वाले लोग थे वो इतने क्वालिफाइड मुझे नहीं लगे, और उसकी क्लिनिकल पिक्चर के साथ वो अल्ट्रासाउंड मैच नहीं कर रहा था। उसमें उन्होंने दे दिया कि जी ये डीवीटी है जिसमें खून की नालियों के अंदर ब्लॉकेज हो गई है या क्लॉट पड़ गया। उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर सिर्फ स्किन की इंफेक्शन की वजह से टांग सूजी हुई है तो उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर उस अल्ट्रासाउंड के ऊपर रिलाय करके मैं उसको खून पतला करने वाली दवाई दे दूंगा
तो जाहिर है उसके फिर एडवर्स इफेक्ट्स होने के चांसेस हैं। मैंने उसको दोबारा का, मैंने कहा नहीं मुझे एक रिपीट अल्ट्रासाउंड चाहिए। फिर वो एक मुस्तनद जगह से करा के आया तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज, कोई डीवीटी नहीं थी। तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली ऐसे क्लिनिक्स जो कि ट्रेंड होते हैं फॉर ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड के लिए ट्रेंड होते हैं, वो बाकी अल्ट्रासाउंड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनको इतनी ट्रेनिंग होती है कि वो सिर्फ गायनी की चीजें और बच्चे की चीजें और यूट्रस की चीजें देख सकें। तो बहुत सारी जगहों पे ये मैल प्रैक्टिस चल रही है कि वो सिर्फ अपनी डोमेन से बाहर निकल के बाकी पेट का अल्ट्रासाउंड भी कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से जिस तरह आसिफ साहब ने कहा कि मिस डायग्नोसिस और या गलत डायग्नोसिस, उसकी एक बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। तो इस चीज का मेरा ख्याल रखना चाहिए। ये तो बात हो गई, लेकिन असल में ये होता क्यों है? मतलब व्हाई डज इट हैपन कि जी अब खून कैसे आता है? क्या आपकी कोई हैबिट्स इस तरह की हैं जिस हैबिट्स के हिसाब से चीजें चल रही होती हैं? वो काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिए। जो रीजंस या काजेज हैं उसमें स्मोकिंग एक बड़ा काज है। उसमें ऐसे लोग जो कुछ मखसूस प्रोफेशनल अटैचमेंट होती हैं, जैसे रबर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अच्छा, पेट्रोलियम के साथ उनका ताल्लुक है, या पेंट और डाई के साथ इनका ताल्लुक है। ये भी देखा गया है कि हेयर ड्रेसर्स में ये कॉमन होता है, बिकॉज दे अप्लाई डाइट टू मोर देन 10-20% अ डे, और रोजाना अप्लाई करते हैं विदाउट वियरिंग ग्लव्स करते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन होती है स्किन के थ्रू एंड वो चेंजेस लाती है मसाने में। और ये बीमारी अगर किसी खानदान में किसी को है तो उनसे भी इनहेरिट हो सकती है। उनमें भी हम फैमिलियल केसेस भी कुछ देखे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मरीज जब आते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपकी प्रोफेशनल अटैचमेंट इस तरह से है तो यू हैव टू चेंज और यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा मेजर्स कि आप वैसे ना करें। ऐसे मरीज जो रेगुलरली खुद को डाई लगाते हैं, फिर हम उनकी डाई भी बंद करवाते हैं कि आप एटलीस्ट अगर आपको चूंकि डायग्नोस हो चुका है तो आप ये चीजें इस्तेमाल ना करें। अच्छा, डाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? कि किस लिए खुद डाई लगाने से भी होता है, जिसको लग रहा हो उसको भी ये चीज बन रही होती है? जी, अगर हम लगाते हैं, मिसाल की बात मैं एक सी मिसाल दूं, अगर आप कोई भी डाई लगाता है वो महीने में 1 या 2 मरतबा लगाएगा जी, तो उसकी निस्बतन अगर हेयर ड्रेसर है तो दिन में 10-15 लोगों को लगाएगा जी, बिल्कुल ऐसे। तो उनको जब लगाते हैं विदाउट प्रिकॉशनरी मेजर्स तो उनकी भी स्किन के थ्रू ये डाई के जो केमिकल्स हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके। और जब खुद कोई पेशेंट खुद को लगाता है तो वो स्किन के थ्रू भी हेड से एब्जॉर्ब हो सकता है। ओके। तो फिर हम इन पेशेंट्स में इनको डिस्करेज करते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ डाइज, और स्पेशली हम अच्छे डाइज आजकल आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी चांसेस होते हैं कि कैंसर हो सकता है, स्पेशली मसाने का कैंसर। सर एक डाई से मुझे याद आया, मतलब एज अ क्लिनिशियन मैंने मतलब जब भी देखा है या एक्सपीरियंस किया है तो मुझे हमेशा मेल पेशेंट नजर आए हैं इसके अंदर, ब्लैडर कैंसर के अंदर। अब डाई एक ऐसी चीज है जो फीमेल भी यूज कर रही है और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स केमिकल्स वो यूज कर रही हैं, तो उनके अंदर है मेल फीमेल रेशो क्या है? 3:1 3:1 इज द रेशो के 3 मर्दों में होता है तो 1 फीमेल में होता है, लेकिन होता जरूर है। तो ये सिर्फ डाई नहीं है, it can be smoking, it can be a western lifestyle, it can be a western diets, वो जो हम एम्प्लीकेट कर रहे हैं आजकल हमारे पास भी ज्यादा आ गया। कुछ कैंसर्स हैं जैसे प्योरली वो ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर था, वो था ही वेस्टर्न यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में, अब हमारे पास भी ज्यादा हो गया है। तो ये जब हम मॉडिफिकेशंस अपने लाइफ स्टाइल में डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो वो इम्प्लीकेशंस भी आपने डॉक्टर साहब बात की है वेस्ट लाइफस्टाइल की, तो ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल ईटिंग के ऊपर आ रहा है और इनकी जो हमारी वॉशरूम हैबिट्स हैं उनके हिसाब से आ रहा है, या क्या चीजों को आप देखते हैं? वॉशरूम हैबिट्स की नहीं है, ईटिंग के हिसाब से जरूर हो सकता है। स्मोकिंग देखिए, स्मोकिंग वो दे स्मोक लॉट, मेल फीमेल वो भी करते हैं। तो जैसे आजकल हमने भी यहाँ पे पहले मेल भी था, अब फीमेल्स भी करती हैं, तो ये जो चेंजेस आती हैं उसी को हम कहते हैं कि वेस्टर्न जो चेंजेस हैं वो ये वाली है। ठीक। एक चीज मैं इसमें ऐसी सब ऐड करना चाहूंगा कि जितने फैक्टर्स की डॉक्टर आसिफ ने बात की ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। ठीक है। कैंसर जब भी डायग्नोज होगा या होगा तो बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन एक चीज होती है, वो होगी तो कैंसर बनेगा। ओके। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऐसा मरीज
जिसके जीन्स के अंदर वो चीज मौजूद नहीं है, उसमें शायद इन चीजों के इस्तेमाल के बाद भी चांसेस कम होंगे। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जिसकी जेनेटिक हिस्ट्री चली आ रही है, उसके अंदर ज्यादा प्रोन होगा। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली। ठीक, लेकिन आप इनकी हम अगर प्रिवेंशन की तरफ आ जाएं या इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो क्या हो सकता है सर? सर ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन के डायग्नोसिस हो गया। डायग्नोसिस के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सिंपल पेशाब का सादा टेस्ट, अल्ट्रासाउंड के बाद डिपेंड करता है क्या ज़रूरी है, क्या हम डायरेक्टली सीटी स्कैन पे जाएं या कैमरे के साथ मसाने का मुआयना करके उसमें से बायोप्सी ले लें। ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। समटाइम्स हम क्लिनिकली पेशेंट को असेस करके डायरेक्ट सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में पेट का और मसाने का सीटी स्कैन होता है, उस पे हमारी स्टेजिंग डिजीज की हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद जब वंस इट इज डायग्नोज्ड, फिर हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि आप कैमरे वाला ऑपरेशन, जिसको हम सिस्टोस्कोपी एंड प्रोसीड या ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर TURBT कहते हैं, वो एडवाइस करते हैं। जब TURBT करते हैं और मसाने में से वो रसोली साफ कर देते हैं, तो उसके बाद मजीद इलाज डिपेंड करता है उस हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट पे, जो बायोप्सी हमने करवाई है उस पे। एक बुरी बात ब्लैडर कैंसर की ये है कि ये नोटोरियस है फॉर रिकरेंस। ये बहुत ज्यादा बार बार होता है। हमें जब मरीज पहली मरतबा आता है तो पहली बात उनको बताते हैं कि आपको इसको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, ये चीजों को, ये फॉलोअप में रहना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक दफा किसी का डायग्नोस हो गया, हमने उसका कार्ड भी दिया और रिजल्ट आ गया, फर्दर जो ट्रीटमेंट है उस रिजल्ट पे डिपेंड करती है। अगर ये लो ग्रेड है, लो स्टेज है, तो उसका फॉलोअप कुछ कम होता है। ठीक। अगर हाई ग्रेड है और एग्रेसिव ट्यूमर है, तो फिर इसका फॉलोअप ज्यादा एग्रेसिव और लंबा होता है। साइकोलॉजिकली किस तरह आप ट्रीट करते हैं लोगों को जो आपका पेशेंट है? जी, साइकोलॉजिकली चूंकि आजकल हमारे पास बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनो, जो केमिकल्स आ गए हैं या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आ गई है। तो जो फर्स्ट रिपोर्ट हमारे पास आती है स्टेजिंग वाली, उसमें हमें पता चलता है कि ये मरीज का कितना एग्रेसिव ट्यूमर है। जब तक ये ग्रेड और स्टेज कम होती है तो इसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। हम काउंसिल करते हैं कि आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये आपका क्योर हो सकता है। तो ये बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है, आजकल जितनी साइंस ने तरक्की की, रेडियोथेरापीज, मुख्तलिफ कीमोथेरापीज आ गई, तो उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो मीन्स काउंसलिंग के लिए ये ज़रूरी है कि मरीज को आप होप दें कि इंशाल्लाह यू विल बी ऑलराइट। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, एक केस, बल्कि डॉक्टर आसिफ भी उस केस का हिस्सा थे। आपका जो मसाना है, इसके बिल्कुल पीछे आपकी पखाने वाली नाली या रेक्टम पड़ा। ठीक है। बाज़ औक़ात होता है इस तरह है कि प्राइमरी ट्यूमर अगर रेक्टम का है और वो बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है तो आगे मसाने को पकड़ लेता है। ठीक है। एक इसी तरह केस इनके डिपार्टमेंट ने हमारे पास भेजा कि वो अब आया हुआ था हमारे पास मसाने की तकालीफ के साथ। जब इन्होंने कैमरा डाल के टेस्ट किया और उसकी बायोप्सी आई, तो बायोप्सी में आया कि जी ये तो रेक्टम का ट्यूमर है। फिर हमने उसका जब रेक्टम का मुआयना किया तो वाकई ही वो ट्यूमर मौजूद था और वो रेक्टम से निकल के आगे मसाने तक गया हुआ था। तो जो सिस्टोस्कोपी की इन्होंने बात की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैमरे वाला टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाज़ औक़ात वो दूसरी जगह के कैंसर्स जो के मसाने में आ रहे होते हैं उनको पकड़ने में भी हेल्प कर लेता है। इसी तरह मेल में मसाना और खवातीन में, क्योंकि ये यूट्रस पड़ा होता है दरमियान में, तो यूट्रस का अगर कैंसर है वो बिल्कुल ब्लैडर के पीछे पड़ा है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो अंदर ग्रो कर जाए। सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सर्जन कोई का ये एपिसोड जो था ये ब्लैडर कैंसर के ऊपर था और हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप इसको कैसे, इसकी ट्रीटमेंट होती है और किस तरीके से इसकी प्रिवेंशन हो सकती है और किस तरह का लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना चाहिए इन ऑर्डर टू जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स हेयर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।